जीनियस ग्लोबल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करेंगे इतिहास। अब चलते हैं हम लोग इतिहास की दुनिया में काफ़ी रोमांचक पढ़ाई होगी और एक एक चीज़ों को हम लोग काफ़ी सुंदर ढंग से काफ़ी अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का लेसन नंबर फर्स्ट है, चैप्टर का नाम है हम लोग का यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद बिल्कुल एकदम आसान से आसान भाषा में इस तरह से समझेंगे कि फिर वह दिमाग से बाहर निकलने वाला नहीं है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या कि यूरोप है क्या। तो देखिए यूरोप क्या है, एक महादेश है। महादेश की कुल संख्या कितनी होती है, तो महादेश की कुल संख्या 7 है, जिसमें से यूरोप एक महादेश है। और यूरोप महादेशों में देशों की कुल संख्या जो है वो 44 है। ध्यान रखिएगा, यूरोप महादेश में कितने देश, तो 44 देश। हम लोग किस महादेश में रहते हैं, तो हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। और एशिया महादेश जो होता है विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। और एशिया महादेशों में देशों की कुल संख्या 48। ध्यान रखिएगा, एशिया महादेश में कुल कितने देश है, तो 48 देश है, यानी कि 48 देश है। और यूरोप महादेश में देशों की कुल संख्या कितना है, तो वह 44 है, यानी कि 44। तो हम लोग तो समझ गए कि यूरोप क्या है, तो यूरोप एक महादेश है जिसमें टोटल कितने देश है, तो टोटल 44 देश है। और इस 44 देश में हम लोग देखें कि राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, विकास हुआ, तो कैसे हुआ। तो यूरोप समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रवाद, तो यह इसमें हर चीज में जो लिखा रहता है लास्ट में वाद, उस वाद का मतलब क्या होता है। गांधीवाद, नेहरूवाद, शांतिवाद, आतंकवाद, आखिर यह वाद होता क्या है। यहां भी देखिए लगा हुआ है क्या, राष्ट्रवाद। तो यह वाद का मतलब क्या होता है। तो जब वाद का मतलब समझ में आ जाएगा तो हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि राष्ट्रवाद होता है क्या। ध्यान से समझिएगा, वाद का मतलब होता है सोच या विचार। सोच या विचार, वाद का मतलब सोच या विचार। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, आतंकवाद है, यानी कि इसका सोच जो है, इसका विचार ही है चारों तरफ आतंक फैलाना। उसी तरह से हम लोग बोलते हैं शांतिवाद। तो शांतिवाद का मतलब क्या होता है, वाद मतलब इसका विचार ही है, इसका सोच ही है कि चारों तरफ समाज में क्या फैला है, शांति फैला है। उसी तरह से राष्ट्रवाद, राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देश। राष्ट्र का मतलब देश, ध्यान से समझिएगा, राष्ट्र का मतलब देश, वाद का मतलब सोच या विचार। क्लियर निकल के आ गया। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है, अपने देश के बारे में अच्छा सोच रखना, अच्छा विचार रखना, अच्छा प्रेम रखना, क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। एकदम एक लाइन का डेफिनेशन याद रखिएगा, अपने राष्ट्र के प्रति अच्छा सोच रखना, अच्छा विचार रखना, अच्छा प्रेम रखना, वह क्या कहलाएगा, राष्ट्रवाद कहलाएगा। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई थी, तो ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रवाद की शुरुआत जो हुई थी वह किस महादेश से, तो यूरोप महादेश से हुई थी। राष्ट्रवाद याद है, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो था वह फ्रांस के एक दार्शनिक थे। कौन थे, फ्रांस के एक दार्शनिक थे जिसका नाम था अनसर्ट रेनन। अनसर्ट रेनन, ध्यान से समझिएगा, अनसर्ट रेनन। पूछे कि राष्ट्रवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, तो अनसर्ट रेनन ने किया। वह कौन थे, तो वह एक प्रकार का दार्शनिक थे। वह क्या थे, दार्शनिक थे। और कहां का दार्शनिक थे, तो फ्रांस का दार्शनिक थे। समझ गए, राष्ट्रवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग अनसर्ट रेनन। राष्ट्रवाद की भावना का उदय, भावना का विकास सबसे पहले कहां से हुआ था, तो यूरोप से हुआ था। यूरोप महादेश में टोटल 44 देश है। और हम लोग किस महादेश में रहते हैं, तो एशिया महादेश में रहते हैं। एशिया महादेशों में देशों की कुल संख्या 48 है, इसलिए एशिया महादेश सबसे क्या है, बड़ा महादेश है। तो यूरोप में ही राष्ट्रवाद की भावना का उदय कब से हुआ, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूरोप महादेश का एक देश है, उस देश का नाम क्या है, फ्रांस। यूरोप महादेश का एक देश है, उस देश का नाम क्या है, फ्रांस। और इसकी राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और पेरिस जो है वह रोन नदी के किनारे स्थित है। तो राष्ट्रवाद की भावना का विकास, भावना का उदय सबसे पहले फ्रांस से हुआ। अब फ्रांस से कब हुआ, तो वह 1789 ईस्वी में हुआ। ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रवाद की भावना का उदय कहां हुआ, राष्ट्रवाद की विकास कहां से हुआ, अगर महादेश का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यूरोप। महादेश मतलब यूरोप हो जाएगा, दे देगा एस्ट।
यूरोप दे देगा, एशिया दे देगा, ऑस्ट्रेलिया दे देगा, उसी तरह से अमेरिका दे देगा, तो उसमें से हम लोग एक ऑप्शन निकाल लेंगे, वह हम लोग का क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। अगर महादेश पूछे तो यूरोप। और उसी तरह से अगर दूसरा बात पूछे कि राष्ट्रवाद की भावना का उदय कहां से हुआ, तो हम लोग का अगर देश दे दे, जैसे कि फ्रांस दे दे, इटली दे दे, जर्मनी दे दे, तो इन सब देशों में क्या होगा, फ्रांस। कब होगा, तो 1789 ईस्वी में। अब सवाल उठता है कि फ्रांस से ही राष्ट्रवाद की भावना का उदय क्यों हुआ, क्या वजह था? तो जान जाइए, इसका वजह था राष्ट्रवाद की भावना का विकास होने का सबसे बड़ा का रीजन था, ये दोनों जो था, फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रांस और इंग्लैंड हमेशा दोनों लड़ता था, खूब लड़ा, बिना मतलब में लड़ा। अब मतलब क्या था, तब मतलब जो था, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां से शुरू हुआ, इंग्लैंड से शुरू हुआ। पूरा दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां से हुई, इंग्लैंड से। इंग्लैंड में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में मशीन स्थापित किए गए, जैसे ही मशीन लगा, प्रोडक्शन बढ़ा, उत्पादन काफी बढ़ी। जब उत्पादन काफी बढ़ी तो उसको इंग्लैंड वालों को बाजार की आवश्यकता पड़ने लगी कि वह अपनी वस्तुओं को ले जा करके बेचे, तो कहां बेचे। और इसी वजह से इंग्लैंड दुनिया के देशों में घूम घूम करके अपना उपनिवेश स्थापित करा था। इसी बीच में फ्रांस भी चाहता था कि हम भी अपना इस पर क्या करें, अपना भी यूरोप में पूरा प्रभाव बना करके रखे, जिस वजह से ये दोनों खूब लड़ता था, हमेशा लड़ा। हम लोग के भारत में भी लड़ा, बॉडी वॉश की लड़ाई 1760 ईस्वी में, जिसको राक्षस टंगड़ी की लड़ाई कहते हैं, उसमें भी फ्रांस और इंग्लैंड पूरा लड़ा, अब भयंकर लड़ा। इसी लड़ाई में लड़ा तो खूब दोनों। इसी लड़ाई में क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य जो था वह पूरी तरह से क्या कर लिया गया, लूट लिया गया। याद रखिएगा, बॉडी वॉश की लड़ाई, इसमें यह दोनों लड़ा। तो यह दोनों हमेशा क्या करते रहता था, लड़ते रहता था। लड़ाई में जो होता है, अस्त्र शस्त्र खरीदना पड़ता है, तो पैसा तो स्वाभाविक बात है कि भारी मात्रा में खर्च होगा, भारी मात्रा में खर्च होगा, जिसके वजह से इसका जितना जो पैसा था वह क्या चीज में, फ्रांस का पैसा खर्चा होता था, क्या बोलते हैं, हथियार वगैरह खरीदने में, जिसके वजह से वहां की स्थिति, काफी आर्थिक स्थिति पूरा का पूरा क्या हो गया, खराब हो गया, टोटली वेस्ट हो गया वहां की आर्थिक स्थिति। प्रजा में भूखमरी की समस्या हो गई, लोगों को उतनी तरह के संसाधन नहीं मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी तरह की कोई काम नहीं किया गया, व्यापार पिछड़ गई, वहां की जो कृषि थी वह भी काफी पिछड़ गई, वहां के किसी तरह का कोई संरचनात्मक कार्य नहीं किया गया, और प्रजा जो था काफी निराश रहने लगी। वह बार बार इसको बोलता था, फ्रांस को, वहां के राजा को, कि लड़ाई को क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए, लड़ने से कोई फायदा है नहीं, ऐसे भी हम लोग की स्थिति काफी क्या है, खराब है, तो लड़ने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये छोटा बात नहीं मानता था। उस समय वहां का शासक कौन था, लुई 16वां, लुई 16वां, ध्यान से समझेंगे, लुई 16वां, फ्रांस का शासक लुई 16वां। और जान जाइए, फ्रांस के शासक को क्या कहा जाता था, पोप। फ्रांस के शासक को क्या कहा जाता था, पोप। जैसे कि बादशाह कहा जाता था भारत के राजा को, राजा कहा जाता था, अधिराज कहा जाता था, कई तरह के संज्ञा, यहाँ के सम्राट कहा जाता था, भारत के राजाओं को दिया जाता था पदवी। उसी तरह से फ्रांस के राजा को क्या कहा जाता था, तो फ्रांस के राजा को पोप कहा जाता था। तो शासन किसका था, लुई 16वां। लुई 16वां जो था महामूर्ख चौपट था, उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं था। अब ऐसा, अब सवाल उठता होगा कि सर जी चौपट था तो राजा कैसे बना, तो राजा बनने का रीजन था कि वहां कौन सी व्यवस्था थी, तो वहां जो थी वह राजतंत्र व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था, राजतंत्र व्यवस्था होने का यह सिस्टम था कि राजा का बेटा कितनों महामूर्ख चौपट बकलोल काहे नहीं रहे, लेकिन राजा के बाद जब वो मरेगा या उसके जीवने काल में उसका बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। इसी वजह से लुई 16वां जो था वह क्या बना, फ्रांस का शासक बना। यह काफी अत्याचारी शासक था, भयंकर अत्याचारी शासक था, तानाशाह पूर्वक शासन करता था, एकदम कैसन था, बकलोल टाइप के था, इसको कोई चीज का ज्ञान नहीं था। और ध्यान से, इसकी जो रानी जो थी लुई 16वां की, ये महाबकलोल, एकरो से बुर्बक एक रानी थी। अब राजा रानी बने हैं तो ध्यान रखना है कि प्रजा के सुख दुख में उसका साथ देना है, उसकी कौन कौन सी आवश्यकता, उसकी डिजायर क्या, उसकी इच्छा क्या, उसकी नीड क्या, इस चीजों को समझना ना। इसको खाली मन था कि एकदम रानी निकल रही है बाजार, क्या बोलते हैं, गांव भ्रमण करने अपने राज्य में, तो लो जितना भी गांव में फूल वाला है सबको बोल दो कि रानी साहिबा पधार रही है, पूरा रोडवा पर फूल बिछाया जाए।
अब बताइए, रानी आ रही है तो रोडवा पर फूल बिछाने का क्या जरूरी है? एकदम रानी आगे आगे चल रही है और कपड़ा जो है 40-50 फीट पीछे तकला पूरा एकदम रोडवा के भराइते जा रही है। तो ऐसे सिस्टम था, यानी कि ये दोनों को प्रजा के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं होता था, एकदम ऐशो आराम की जिंदगी, दोनों बकलोलबा बकलोलिया का यही काम था। राजा तो महामूर्ख था ही, और राजा से बड़का चौपट था उसकी महारानी, जिसको खाली बता दिए ना कि उनकी क्या था, अच्छी अच्छी तरह के डिजाइनिंग, पूरा कपड़ा पन्ना, सोना चांदी पूरा भर के पन्ना, जाएगी तो पूरा राज दरबार में जितने भी लोग रहेंगे वहां से लेकर के वह जहां तक जाएगी पूरा रास्ते पर फूल बिछा, उसके स्वागत में प्रजा फूल लेके खड़ा रहे एकदम जैसे कि छिट रहा पूरा, इस तरह से उस तरह से उसका ऐशो आराम कीजिए। इस वजह से क्या हुआ कि वहां की स्थिति और खराब होती चली गई, और न किसान की स्थिति सुधरी, न वहां की मजदूर की स्थिति सुधरी। नतीजा यह हुआ कि वहां की प्रजा सब जो था उसमें एक प्रकार का भयंकर तरह से राजा के प्रति निराशा की भावना उत्पन्न हो गई, और वहां के लोगों में राष्ट्रवाद, अपने देश को बचाने के लिए राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ तो क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक इसी का नेक्स्ट टॉपिक के साथ।